नमस्कार, आदाब और वंदन आभार। मैं हूँ राज दुबे और स्वागत है आपका सिलेक्शन महाकुंभ पे। तो जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में होड़ मची हुई है। 3446 पद आए हुए हैं। यूपी ट्रिपल एस का एग्जाम करवा रही है, और जिन्होंने अभी पेट का एग्जाम दिया होगा, कृषि स्नातक जिन्होंने किया है, बीएससी एग्रीकल्चर जिन्होंने भी किया होगा वो पेट का एग्जाम दिए होंगे, तो वो इस वैकेंसी को दे सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। और अगर मेहनत करते हैं तो परीक्षा कहीं ना कहीं वो पास करके और नौकरी ले सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए नौकरी लेने का, क्योंकि ये हर वर्ष या हमेशा वैकेंसी आने वाली नहीं है। और अब की बार सिलेबस भी बहुत बेहतरीन दिया गया है, टोटल एग्रीकल्चर रखा गया है। और आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को, सिलेबस के एक एक बिंदु को हम लोग तोड़ मड़ोड़ के उसको डिस्कशन करेंगे, और तरीका ऐसा जो आपके दिल को छू जाए, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। और एक चीज़ और, ये हम आज से हमने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो हम आज से अपने इस चैनल के माध्यम से आपको इस एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे डे टू डे। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होंगी जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही मददगार होंगी। और यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं खुद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ बस्ती डिस्ट्रिक्ट में। तो कहीं ना कहीं आप हमसे कुछ न कुछ अनुभव, मैं अपना अनुभव मैं आपसे शेयर करूँगा। और कहीं ना कहीं अभी 2018 में जो वैकेंसी आई थी, मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम पे तो 1/2 माइनस मार्किंग यानी 50% थी। तो एग्ज़ाम बहुत ही टफ कहा जाता है अपने हिसाब से, क्योंकि अक्सर क्या, ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में 1/4 माइनस मार्किंग होता है, यानी 0.25%। तो उस टाइम पे 0.50% था, 1/2 माइनस मार्किंग। तो अब की बार ये एक अच्छी बात और है कि सिलेबस जो है वो टोटल एग्रीकल्चर, यूपी स्पेशल और कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर का जो 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने हैं वो हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, और हमने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि बहुत ही हमारे भाई बहन जो कि गांव से बिलोंग कर रहे होंगे या कहीं भी दूर दराज होंगे, उनके यहाँ साधन नहीं होगा पढ़ने का या और भी कुछ करने का, कोचिंग लेने का। तो यहाँ आपको एग्रीकल्चर से जितनी भी पूरा संपूर्ण तैयारी एग्रीकल्चर की यहाँ कराई जाएगी आपको इस मेरे प्लेटफॉर्म पे सिलेक्शन महाकुंभ से। और यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का भी कंप्लीट कोर्स किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही। तो आप कहीं मत जाएँ, जुड़े रहें हमसे, पक्का है सिलेक्शन यहीं से होना है। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि 3446 पद है, यूपी ट्रिपल एस इसका एग्जाम करवा रहा है। और हम लोग आज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि तरीका ऐसा जो आपको दिल से छू जाए, डाउन टू अर्थ होगा, एकदम बेसिक, एकदम शून्य से संपूर्ण तक आपको बताया जाएगा कि सिलेबस से लेकर और सिलेक्शन तक आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। हर एक रणनीति बताई जाएगी। मैं खुद आपसे अपना अनुभव शेयर करूँगा, कैसे उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, कैसे क्या हुआ था। तो यही सब सोच के मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ लेके चलें अच्छा सा, बहुत ही ताज़ा तरीन, बेहतरीन। तो चलिए ठीक है, इन सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे, सिलेबस तो आप लोगों को सबको पता होगा कि सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसको एकदम तोड़ मोड़ के स्मार्ट तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेक्शन में सिलेबस का जानना, सिलेबस के बारे में पता होना बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएँ या यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देने जाएँ, तो उसमें जो सिलेबस होता है वो आपके दिमाग में, आपकी ज़ुबान पे रटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको पता ही ना हो कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आम घास कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस आपको जानना चाहिए, और आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटी सी डेमो क्लास भी होगी हमारी, आप लोग देखना, बेहतरीन होगा। हर जगह से क्वेश्चन उठाए हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, एग्रीकल्चर का जो भी होता है। तो आएँ डिस्कस करते हैं। पहला आपका है फसल विज्ञान, यानी हम इसको क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। इसका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब होता है ये पूरा टोटल एग्रोनॉमी का टर्म है। जैसा कि हम लोगों ने बीएससी में पढ़ाई होगा एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी में प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, मतलब कि कृषि के मूलभूत सिद्धांत। उसके बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ते हैं, फसल उत्पादन, जितने भी फसलें होती हैं उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वही होता है एग्रोनॉमी, जहाँ से 25 क्वेश्चन आता है। दूसरा पोर्शन है जैव तकनीकी, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, इससे 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यह है 3 पोर्शन, लेकिन तीनों को एक में मर्ज कर दिया गया है। देखिए क्या तरीका है। जैव तकनीकी मानी बायोटेक्नोलॉजी, ये एक अलग, एक आपने बीएससी कर रहे थे, इसका एक अलग ही हम लोगों को सिलेबस मिलता था, एक अलग ही पाठ्यक्रम था। ठीक है, इसकी एक अलग बुक आती थी। ठीक, तो ये जैव तकनीक हो गया। प्लांट ब्रीडिंग, हम सब ने छिद्दा सिंह की बुक पढ़ी होगी, हाँ, फुंदन सिंह। उसमें क्या था, प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती थी, वही हम लोग पढ़ते थे। क्रॉप फिजियोलॉजी, ठीक है, क्रॉप फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि जो भी क्रॉप से भौतिकी होती है, क्रॉप की जो है उसकी दशा, स्ट्रक्चर, उनके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद दूसरा जो सबसे मेजर पोर्शन है वो यही है। ठीक है, जो हमारा सबसे मेजर पोर्शन है वो कौन सा है,
वो हमारा सबसे मेजर पोर्सन है, ये है फसल विज्ञान, क्रॉप प्रोडक्शन। यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके बारे में हम अंदर डिस्कशन करेंगे। क्रॉप फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। और एक चीज़ और, आप लोग इंग्लिश को भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मानता हूँ मैं कि हिंदी में पेपर देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट कम पढ़ना पड़ता है, हिंदी में उसकी अपेक्षा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो कोई अगर हम ऐसे बोल देते हैं इंग्लिश में, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा समझिएगा। बाकी कोशिश करेंगे कि हिंदी में ही सारा सब कुछ हिंदी में ही बनाया गया है। और उसके बाद ये तीसरा पोर्शन, एक देखा जाए तो मेजर ये भी है, क्योंकि 25 हिस्से आएंगे तो 15 हिस्से आएंगे। ये आपका क्या है, ये पूरा सॉइल साइंस का पोर्शन है, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें पूरा सॉइल साइंस का पोर्शन है, उसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर 5-5 क्वेश्चन के 3 चैप्टर वो आते हैं। कृषि प्रसार, जिसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 ऐसे आएंगे कि आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा यहाँ पे आपको नोट्स दिया जाएगा, ऐसी नोट्स बनवाए जाएंगे कि आप उस वहीं से पढ़ेंगे और वहाँ से आपका सेक्शन निश्चित हो जाएगा, कहीं मतलब ज़्यादा उसमें बोझ नहीं पड़ना है। उसके बाद कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड प्रोग्राम्स, स्कीम्स, जितनी भी आपको स्कीम्स होती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इसके भी 5 क्वेश्चन आएंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, इसको हम डेयरिंग बोलेंगे, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस सर से निगाह से देखना है, ठीक। ये भाग 1 का हो गया। भाग 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों? भाग 1 से हमारे आएंगे टोटल 65 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर है, इस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोकस करेंगे। ये तो कहीं ना कहीं सब पढ़ेंगे, सबको आएगा। दूसरा चीज़ होता है भाग 2 में जो है वो कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज कहीं ना कहीं रखना इनका उचित था, क्योंकि हम टेक्निकल असिस्टेंट हैं, तो टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। आप कहीं भी कोई भी आप वर्क करेंगे उसमें आपको कंप्यूटर, आजकल डिजिटल ज़माने में तो कंप्यूटर आप लेकर दिए हैं, ये भी अच्छी बात है। और कंप्यूटर के लिए यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे, और 15 के 15 क्वेश्चन जो भी है वो आपका यहीं से आ जाएगा। उसके बाद तीसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे। तो उत्तर प्रदेश से आपको भी या बहुत ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ से बताए जाएंगे, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, आपका डेली का डेली आप बस जुड़े रहें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसका हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हम पहला भाग है फसल विज्ञान, ठीक है। फसल विज्ञान क्या है? इसमें फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण में क्या जानते हैं आप? फसलों का वर्गीकरण से मतलब होता है खरीफ, रबी, जायद, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, यानी एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। और भी फिर फसलों का वर्गीकरण आता है उनके एडिबल पार्ट के अनुसार, उनके स्टेम के अनुसार। तो वो आप लोगों को अंदर बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, और बस आप बस जुड़े रहें, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यानी प्रदेश में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब होता है धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या है? ये सब खाद्यान्न है, ठीक। दलहनी यानी दाल वाली फसलें जो भी होती हैं, अरहर, चना, उड़द, मूंग। उसके बाद तिलहनी, सरसों, राई, तिल, अलसी, ये सब क्या है? उसके हैं। उसके बाद मिलेट्स आता है। मिलेट्स में अभी आप जान ही रहे होंगे, मिलेट्स को एक नाम और दिया गया है, श्री अन्न कहा गया है। तो मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, काकून, चीना, मडुआ, ये सब क्या हैं? ये सब मिलेट्स हैं। इनको हम मोटे अनाज या श्री अन्न भी कहा जाता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित हुआ था, जो कि मनाया गया पिछले साल। रेशेदार फसलें, जो कि जूट हो गई, कॉटन हो गया, ये सब। नकदी फसलें, नकदी का मतलब होता है कि जैसे आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, जो कि तंबाकू हो गया, ये सब क्या है? नकदी फसलें हैं। सिलेबस को आप एकदम निचोड़ लीजिए, ठीक है। सिलेबस आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है। आप बुक उठाएं, जब सिलेबस पता होता है तो एक स्मार्ट स्टडी की जाती है। तो इसलिए आप सिलेबस को हल्के में ना लें, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप भी किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से मिलेंगे तो सबसे पहले कहते हैं कि आप सिलेबस निकलवाएं, सिलेबस को एकदम ऐसे घोर के पी जाएं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसमें से हमें 100% नहीं पढ़ना है, कट ऑफ इसका बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। क्योंकि ये आप देखना, पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 75 नंबर गए थे, 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, पिछले बार का भी बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, कितना कट ऑफ गया, क्या गया। अभी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, ठीक है। फिर हमें मसाले एवं चारा वाली फसलें, ठीक। तो मसाले क्या हो गया? अब देखिए इसमें क्या है, एग्रीकल्चर का कोई पोर्शन छूटा नहीं है इससे, ठीक है। दिमाग देखो इस एग्जामिनर का, जिसने भी सिलेबस सेट किया है। यहाँ तक तो हो गया आपका एग्रोनॉमी, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया? एग्रोनॉमी हो गया। यहाँ से क्या आया? मसाला। तो मसाला कहाँ आएगा? ये हार्टिकल्चर में आएगा आपका मसाला। स्पाइसेस कहाँ पढ़ते थे हम लोग? हार्टिकल्चर में। फिर देखिए चारा वाली फसलें हम लोग क्या है? चारा वाली फसलें एग्रोनॉमी में आ जाएंगी, ठीक। तो वो एग्रोनॉमी का पोर्शन हुआ। ये मसाला जो उठाया ये आपका हार्टिकल्चर हुआ, तो इसलिए हार्टिकल्चर छूटा नहीं है। फिर यहाँ नीचे आते हैं फल, ठीक है, ये भी हार्टिकल्चर का ही पोर्शन है। अब फल लिखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बस 1-2 फल पढ़ ले, पढ़ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा ना, लेकिन उसमें भी आपको सेलेक्टिव पढ़ाया जाएगा, वहीं से आएगा, कहीं अलग से नहीं आएगा। उसके बाद फूल यानी फ्लावर, फ्लोरिकल्चर और सब्जियाँ, ठीक है, इनका क्या करना है? हमें अध्ययन करना है। तो हार्टिकल्चर भी आपसे छूटा नहीं है, हार्टिकल्चर भी बहुत ही पूछा जाएगा। उसके बाद प्रमुख फसलों की खेती, ठीक है, एवं तकनीकी एवं शस्य क्रियाएँ, मतलब इनकी जो खेती है
वो चाहे खाद्यान्न हो, दलहनी, तिलहनी, रेशेदार, मसाला, फल फूल, सब्जी, इन सब का क्या करना है, हमें खेती का अध्ययन करना है। यानी इनके बॉटनिकल नेम से लेके सस्य क्रियाएँ यानी प्री हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग सारे प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी दिया हुआ फसल कटाई उपरांत उपज प्रबंधन। फसल कटाई यानी कटाई के बाद जिसको हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रक्रिया। ठीक है, एवं उपज प्रबंधन यानी कि उपज को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मेंटेन रखा जाए, ये चीज़ें होती हैं। फसल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग। अब देखिए फसल का संरक्षण तो करना ही है, उसके बाद सब्जी। ठीक है, यहाँ आपको सब्जी का संरक्षण भी करना है, तो ये यहाँ आप भूले मत, हार्टिकल्चर का भी पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद फसल चक्र के सिद्धांत। एक चीज़ आप बहुत अच्छा बनाएं अपने आप को कि सिलेबस आपको ढूंढना नहीं है। इतना अच्छा सिलेबस अब की बार आया हुआ है, एक एक बिंदु आपको दिया गया है कि ये पढ़ना है, बस उसी का निचोड़ ले लेना है, हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी बुक्स, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक्स हैं अच्छे अच्छे राइटर्स की, उन्हीं के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि हटके कहीं से आना नहीं है। यहाँ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, सिलेक्शन हुआ, तब से मैं यही हूँ, MSc AG भी हूँ नरेंद्र यूनिवर्सिटी से, बेसिक एग्रीकल्चर आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद फिर MSc AG भी वहीं से है। MSc चल रही थी, उसके बीच वैकेंसी आई, सिलेक्शन हुआ तो ड्रॉप आउट हुआ, 3rd ईयर तक MSc AG हुई है। और उसी के बीच JRF का भी एग्ज़ाम देना हुआ। कई एग्ज़ाम्स देने के बाद काफ़ी अनुभव आपसे शेयर करूँगा, धीरे धीरे आप सब कुछ जान जाएंगे। फिर उसके बाद फसल चक्र के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो ये आप पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, सर से निकाल से देखते चलेंगे। उसके बाद फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम एवं खेती के प्रकार। आपको खेती के प्रकार भी पढ़ने हैं। ठीक है, फार्मिंग टाइप्स भी पढ़ना है। एकीकृत फसल प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद बहुफसली, जिसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, बहुफसली मल्टीपल क्रॉपिंग। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, बहुफसली क्या होती है। ये सब आपसे डिफिनेशन पूछा जाएगा, डिफिनेशन दे दिया जाएगा, इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन का डिफिनेशन दे दिया जाएगा, उसको पूछा जाएगा। तो एकदम उसी के बेस पे पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ही स्मार्ट अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ हम घास जो भी पाएँ पढ़ लें, आप पहले सिलेबस को एकदम निचोड़ देखिए। ठीक है, बहुफसली, बहुफसली मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके बाद अंतःफसली, अंतःफसली समझ में आ रहा है ना, अंतःफसली क्या है, अंतःफसली मतलब इंटर क्रॉपिंग, अंतःफसली इंटर क्रॉपिंग। आप इंग्लिश भी देखिए, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बहुत लोगों के इंग्लिश में ये अंतःफसली बहुफसली कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम, यही सबको ध्यान में आ रहा होगा। तो देखिए आप समझिए इस बात को, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि किसी को अगर एग्जाम में बुक भी दे दिया जाए तब भी नहीं पास हो पाते। ठीक, क्योंकि उनको पहले क्वेश्चन पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है वो, तो वैसे ही सिलेबस पता होना चाहिए कि ये कह क्या रहा है, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इनका महत्व, सामाजिक दृष्टिकोण से इनका क्या लाभ हानि है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बीज का महत्व, प्रकार एवं उत्पादन। एक छोटी सी लाइन है, ठीक है, आपको लग रहा होगा छोटी सी लाइन, लेकिन नहीं, बीज का महत्व। पहली बात तो बीज का प्रकार, बीज क्या होते हैं, बीज का प्रकार पढ़ना है, तो बीज का महत्व पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, बीज का महत्व पढ़ना है। उसके बाद इसका उत्पादन पढ़ना है, कैसे हम बीज सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ट्रू पोटैटो सीड, TPS। ठीक, तो इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और बीज का महत्व क्या, फिर आता है बीज शोधन। बीज शोधन क्या होता है, सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसको हम बीज शोधन बोलते हैं, और इसकी विधियाँ भी पढ़नी है और महत्व भी पढ़ना है। बीज शोधन मतलब होता है सीड ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि कुछ भी फसल की हम बुआई करते हैं तो उसे फंजीसाइड से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। वो चाहे मतलब ग्रेमिनी कुल की हों, यानी कि सीरियल्स क्रॉप हों, या फिर लेग्यूम्स हों यानी पल्सेस हों, तो इनको जब हम सोइंग करने से पहले क्या करते हैं, इनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट या बीज शोधन, इसको बीजोपचार बोलते हैं। इनकी विधि पढ़नी है और क्या पढ़ना है, इसका महत्व भी पढ़ना है। फिर आता है कृषि रक्षा, क्या सामान्य सिद्धांत। कृषि रक्षा में समझ लें आप एग्रीकल्चर, हाँ, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम किसी प्लांट प्रोटेक्शन का मतलब होता है किसी प्लांट की रक्षा के लिए, यानी कोई दवा का छिड़काव करते हैं, किसी रसायन का छिड़काव करते हैं कीट से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, तो वही होता है आपका कृषि रक्षा। और भूमि शोधन हो गया, ये सब क्या है, कृषि रक्षा है। तो आगे देखिए सिद्धांत में इसका महत्व। उसके बाद इसको देखिए कृषि रक्षा में क्या है, प्रयोग होने वाले उपकरण। आपने देखा होगा ना, नैपसैक स्प्रेयर है ना, फुट स्प्रेयर। ठीक, ये सब क्या है, आपको स्प्रेयर के बारे में पढ़ना है, उसके यंत्र के बारे में पढ़ना है, जो भी हम रसायन यूज करते हैं, रसायन के बारे में पढ़ना है। ठीक, कौन कौन से रसायन कब कब यूज किए जाते हैं प्लांट प्रोडक्शन में। ठीक है, एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन। एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन का मतलब क्या होता है बताओ।
एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन। एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन का मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। इस पर गवर्नमेंट आजकल बहुत अच्छा फोकस भी कर रही है। इसमें क्या है कि आपको कोई रसायन नहीं छोड़ना होता है, कुछ नहीं, ये आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना होता है। इसको बोलते हैं हम एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन। ठीक। प्रमुख फसलों के कीट, यानी आप जितनी फसलें आपने पढ़ा है ऊपर, खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मसाले, सबकी, उसमें क्या करना है, जो भी कीट लगते होंगे, ठीक है, जो भी कीट होंगे, जो भी रोग होंगे, ठीक, उनका क्या करना है, हमें प्रबंधन पढ़ना है, कैसे इनको मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद आता है उपज भंडारण की विधियाँ एवं सिद्धांत। भंडारण यानी आप क्रॉप का कैसे स्टोरेज करते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उस समय भंडारण करते टाइम क्रॉप्स में, वो चाहे सीरियल्स हों या वेजिटेबल्स हों, सब में अपना अलग अलग एक मॉइस्चर होता है। भंडारण करते टाइम हम गेहूं में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, पल्सेस में कितना मॉइस्चर होना चाहिए, जैसे कि कोई उसमें स्टोरेज इंसेक्ट पेस्ट ना लगे, ठीक है, तो ये आपको बताया जाएगा। भंडारण व उपज की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका प्रबंधन। जब हम स्टोर करते हैं तो उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों से हानि पहुंचती है भंडारण में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खेत से काट के लाए उसके बाद भंडार वो मतलब उपज इतना दे दिया, हमें उसको स्टोर करने के बाद भी डर होता है, ठीक है। तो बहुत से कीट ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे रोग व्याधि लग जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे भंडारण में प्रभावित करने कारक होते हैं। हवा, ऑक्सीजन, जल, हर एक चीज़ उसको हानि पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, स्टोरेज मैनेजमेंट के बारे में। फिर दूसरा पोर्शन हमारा क्या है, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप फिजियोलॉजी। जैव तकनीकी में जैव विज्ञान का कृषि में महत्व, यानी बायोटेक्नोलॉजी के कृषि में महत्व क्या है, वो भी पढ़ा जाएगा अच्छे से। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक, जिसको हम प्लांट जेनेटिक्स बोलते हैं। प्लांट ब्रीडिंग के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसको हम पादप प्रजनन कहते हैं। और हम अनुवांशिकी को जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, आपने पढ़ा होगा GPB, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, वही चीज़ है जिसको आपको पढ़ना है। और प्रकाश संश्लेषण, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। श्वसन, जिसको हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। पौधों की एनाटॉमी और मेटाबॉलिज्म, यानी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, रिस्पायरेशन, यानी हमें इन सब का अध्ययन करना है। फिजियोलॉजी यही होती है क्रॉप की, ठीक है। उसके बाद हम एनाटॉमी पढ़ेंगे और उसका मेटाबॉलिज्म पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब क्या C3 C4 कैम प्लांट, ये सब इसी के बीच में अध्ययन किया जाएगा, तो ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ऊबिए मत। दूसरी चीज़ ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा, इसमें आपको 10, 20, 25, 30 क्वेश्चन लिखवाऊँगा, ठीक है। वहीं से आपका जो 1-2 क्वेश्चन आना रहेगा वहीं से आ जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इतने आसानी से, इतने हल्के से पढ़ाया जाएगा कि आप बिल्कुल मत ऊबिए, मज़े के साथ पढ़िए, ठीक है। अनुवांशिकी में 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं वही पूछे जाते हैं और वहीं से आपको लिखवाया जाएगा। बहुत बोझ नहीं बनाना है हमें, बहुत ही स्मार्ट तरीके से एक छोटा सा एक सिलेबस बनाना है, एक स्मार्ट तरीका अपनाना है, स्मार्ट नोट्स बनाना है, उसी को बस रिवाइज करते रहना है और डेली क्लास से जुड़े रहना आप, ठीक है। पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं सकता है, ठीक। प्लांट ब्रीडिंग हो गया, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पे। मृदा के बारे में देखते हैं। सॉइल का बहुत ही बड़ा पोर्शन है। मृदा के गुण एवं इसके अवयव, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपर्दन के प्रकार, अपर्दन इसके रोकथाम के प्रभाव, यानी जो इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन, उसके बारे में जानना है। मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व, जितने पोषक तत्व हैं उसका भी अध्ययन करना है, ठीक है। सिलेबस को सही निगाह से देखते हुए चलें, निचोड़ उसका पा जाएंगे, एकदम पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से बैठा दीजिए दिमाग में। महत्व तथा कमी से होने वाले रोग, दोष से विकार। फिर आपको उर्वरक भी पढ़ना है, इसका वर्गीकरण पढ़ना है, पोषक तत्व की मात्रा, इसका उपयोग, ठीक है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, ठीक है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैव उर्वरक, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैविक खाद, ठीक है, ये पढ़ना है। मृदा सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका पढ़ना है। मृदा सर्वेक्षण, मृदा नमूना, ठीक है, मृदा संरक्षण, सॉइल सर्वे और मृदा नमूना लेने की विधियाँ, जो सॉइल सैंपलिंग की। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, मृदा को कैसे बचाते हैं, पेड़ लगा के क्या करके, सब कुछ इसका भी करना है। सिंचाई पढ़नी है आपको, ठीक है, ये अपने बहुत अहम चैप्टर है, सिंचाई हो गया। फिर आता है जल निकास, जिसको हम ड्रेनेज बोलते हैं, ये भी पढ़ना है। जल संचयन हो गया और प्रदूषण हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कृषि प्रसार, ठीक है, कृषि प्रसार में हमें पढ़ना है कृषि प्रसार एवं ग्रामीण विकास के सिद्धांत, ठीक। आगे चल के हम इसकी बात करेंगे। प्रसार की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये पढ़ना है आपको। ऑडियो विजुअल एक्सटेंशन जो होते हैं, यानी देखने वाले और सुनने वाले दृश्य और शब्द, इनका वर्गीकरण। प्रशिक्षण लक्ष्य, महत्व एवं प्रकार, यानी ट्रेनिंग, ठीक है, लर्निंग, टीचिंग, ट्रेनिंग आपने उसमें पढ़ी होगी, वो पढ़ना है। भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न ग्रामीण विकास एवं किसानों के उत्थान के लिए योजनाएं, यानी जितनी भी योजनाएं चली हुई हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कृषि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ना है।
कृषि स्थान पढ़ना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो उत्तर प्रदेश के कृषि कार्यों के माध्यम से योगदान, यानी 1 ट्रिलियन जो सरकार की मंशा है, 1 ट्रिलियन GDP या 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, उसको में कृषि का योगदान उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की कृषि का क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश का कृषि में क्या योगदान है वो पढ़ना है। कृषि संबंधी आर्थिक सुधार, ठीक है, कृषि जिनसों के आयात एवं निर्यात की अवधारणा, कृषि की योजना निर्धारण, कृषि सांख्यिकी, कृषि अर्थशास्त्र का सिद्धांत एवं उपयोगिता, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं इसको, ठीक है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, ठीक। फिर आते हैं हम लोग पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान यानी डेयरिंग जिसको बोलते हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, पशुपालन के काम आने वाले पशुओं के विभिन्न किस्में, हमें पशुओं की वैराइटीज पढ़नी है, साहिवाल, सिंधी, गिर, देवनी, उसके बाद पशु मतलब कि गाय होगी, भैंस की भी नस्ल पढ़नी है, हमें बकरियाँ भी पढ़नी है, ठीक है, ये सब पढ़ना है। पोषक प्रबंधन मतलब इनके पोषक प्रबंधन क्या होता है, इनके जो है दूध उत्पादन के लिए क्या क्या होता है, पशु प्रजनन, ठीक है, होगा दुग्ध उत्पादन एवं वितरण, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, हमें ये सब भी पढ़ना है। पशुओं की प्रमुख बीमारी, ठीक है, ये पढ़ना है, ठीक, गलसुआ, खरपका, मुंहपका वायरस, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है, ये सब हो गया, ये हो गया आपका सिलेबस। हाँ, तो अभी तक क्या बात चल रही थी, हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कशन चल रहा था, तो आशा करते हैं कि सिलेबस आपको निचोड़ पूरा मिल गया होगा और जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी वैसे से आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा। और ये है आज की डेमो क्लास, ठीक है, ये आज की डेमो है जहाँ से हर जगह से क्वेश्चन उठाया गया है और यही क्वेश्चन बार बार क्या मतलब इन्हीं सबसे रिलेट होकर क्वेश्चन पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखो, धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है भारत के पूर्वी भाग में। झूमिंग खेती क्या होती है, फ्लैश एंड बर्निंग फार्मिंग, यानी कि हाँ जंगलों में की जाती है, पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ की हम एक बार खेती कर लेते हैं, भूमि को जला देते हैं, फिर अगली बार करते हैं, यानी कि वहाँ की खेती किए, फिर वहाँ पे हट गए, फिर दोबारा गए किए। तो यहाँ क्या की जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी भाग में, ठीक है। उसके बाद गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI, उसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन, ताजमूल जड़ जो बनता है। इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो सबको आ रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसा लिया गया कि किसी को आ ही नहीं रहा होगा, सबको आता है। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है, जस्ता, ये आप UPSC का एग्जाम देंगे उस समय भी पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाईएस्ट क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो किसी को ना आ रहा हो, इसमें से बहुत क्वेश्चन होंगे जो सबको आ रहे होंगे, पढ़े भी होंगे, यही लेवल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है खारे पानी में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो खारे पानी में उगते हैं क्या होता है, हेलोफाइट बोलते हैं, खारे पानी में उगते हैं हेलोफाइट बोलते हैं, जो जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है, एसिडोफाइट बोलते हैं, मतलब इन्हीं सब यही सब आता है, ठीक है। हेलोफाइट हो गया, ठीक है। टेट्राजोलियम परीक्षण, टेट्राजोलियम टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, तो इसमें बीज की जीवन क्षमता देखने के लिए, सीड वायबिलिटी देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मूल उद्देश्य क्या है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, ठीक है। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर आता है जिब्रेलिक एसिड, ये क्या होता है, जिब्रेलिक एसिड होता है डोरमेंसी ब्रेकिंग यानी सुसुप्तावस्था। डोरमेंसी क्या होती है ये आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं, ये सीड से रिलेटेड है। भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी समूह कौन सी है, आपने पढ़ा होगा जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। सिंगल सुपर फास्फेट आप पढ़े होंगे, SSP में सल्फर कितना % होता है, 12% होता है। सोयाबीन का जो बीज है, हम जो सोयाबीन की बुआई करते हैं तो बीज को कितनी गहराई देते हैं, 3 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऐसा नहीं है कि ये इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कोई कभी किसी ने सुना नहीं होगा, कभी कुछ सुना नहीं होगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनका लेवल होता है, लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया है। तो इन्हीं सब क्वेश्चन में से घूम घूम के आता है, ठीक है। और ऐसे ही ये तो आज की क्लास थी, आपकी सिलेबस, आपका ये डेमो छोटा सा था। कल से रेगुलर थ्योरी की क्लासेस होगी, भर भर के एक ही स्मार्ट स्टडी होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहें हमारे चैनल से और आशा करते हैं कि ये मेहनत, ये हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे और इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, यार दोस्त के बाद भेजें ताकि वो भी सिलेक्शन लें, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम।